डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं मोल संकल्पना की या मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट जो है जब एग्जाम में पूछा जाए, चाहे बड़ी एग्जाम हो या फिर अपने 9th क्लास के एग्जाम हो, उसमें मोल संकल्पना अगर पूछी जाए तो उस मोल संकल्पना में क्या क्या लिखें कि अपने को अच्छे मार्क्स आ सकें या पूरे में से पूरे मार्क्स हम ला सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बड़े ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे, और अगर बड़े ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे ना, तभी हम इस कंसेप्ट को, मोल कंसेप्ट जो है उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मोल संकल्पना क्या है? तो पहले स्टार्टिंग क्या है कि मैं आपको बता दूं मोल कंसेप्ट क्या है। कि मोल जो शब्द है वो सर्वप्रथम 1896 में, सबसे पहले 1896 में विल्हेम ओसवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने यह शब्द दिया था। किसने दिया? 1896 में दिया। किसने दिया? विल्हेम ओसवाल्ड नामक साइंटिस्ट ने कौन सा शब्द दिया? मोल शब्द दिया। मोल, द वर्ड मोल इज गिवन बाय ओसवाल्ड, विल्हेम ओसवाल्ड इन 1896। ठीक है, अब मोल शब्द एक जो है वह है एक लैटिन शब्द है, और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ढेर, किसी चीज का ढेर होना। ठीक है, एकत्र कर लें अपन खूब सारी चीजें और उसके बारे में बताएं तो उसको कहेंगे मोल। ठीक है, मोल शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। अब इससे मोल से हम क्या करते हैं? इससे हम पदार्थ की मात्रा का आकलन करते हैं। मोल से क्या ज्ञात करते हैं? पदार्थ की मात्रा का कैलकुलेशन हम लगाते हैं कि इस पदार्थ की मात्रा की इकाई जो है वह मोल है। इस इकाई को कब स्वीकृत किया गया? 1967 में। मतलब प्रश्न पूछे कि मोल शब्द कब दिया गया, तब आप बताएंगे 1897 में। प्रश्न पूछे मोल शब्द किसने दिया, तो आप बताएंगे विल्हेम ओसवाल्ड ने। फिर आप लोगों से एक और प्रश्न पूछ ले। क्या प्रश्न पूछे कि भाई जो मोल इकाई है उसको कब स्वीकार किया गया, तो आप बताएंगे 1967 में। कब स्वीकार किया गया? 1967 में। ठीक है, अब वास्तव में मोल है क्या, उसकी पूरी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं क्या कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन H2+O2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? जल का अणु बनाता है, H2। ठीक है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं क्या बनाते हैं? एक जल का अणु बनाते हैं। लेकिन इसको पहले अपने को संतुलित करना है कि भाई इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसलिए इसको इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु कर देंगे तो इधर भी 2 हो जाएंगे। इधर 2 हैं, अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो गए, इसलिए हाइड्रोजन के 4 इधर हम कर देते हैं। ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, ये समीकरण संतुलित हो गया। अब इसमें क्या 2 बातें निकल करके सामने आई है कि 2 बातें कौन कौन सी निकल करके आ रही हैं? इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु व 1 ऑक्सीजन परमाणु आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है? 2 जल के अणु बनता है। एक बात तो निकल के सामने आई। ठीक है, कौन सी? कि इस अभिक्रिया में क्या है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 हाइड्रोजन के अणु वह 1 ऑक्सीजन का अणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? 2 जल के अणु बनाता है। दूसरी बात क्या समझ में आई कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु है ना, इसका मतलब 4 यूनिफाइड द्रव्यमान प्लस 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, इसका मतलब कितना? 16 यूनिफाइड द्रव्यमान। 16 दूनी 32। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 4 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 32 यूनिफाइड। ये मिलकर के एक जल का अणु का निर्माण करता है जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 36 यूनिफाइड। कितना होता है? 36 यूनिफाइड। यानी कि अगर हम पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट कर रहे हैं
तो दो प्रकार की बातें सामने आती है, या तो परमाणुओं की संख्या के आधार पर किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर पदार्थ के अणुओं के या परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर हम पदार्थ की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में से आसान कौन सा है? पदार्थ की जो कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें हम उस समीकरण को तोल करके या फिर उन पदार्थों को तोल करके अगर ज्ञात करना चाहिए कि इसकी मात्रा कितनी है तो बड़ा कठिन होगा। ठीक है, तो अपन किस आधार पर इसकी पदार्थ की मात्रा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे? किसके आधार पर? अणुओं की या परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, मतलब अणु तो साफ दिखते हैं ना, दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन का अणु आपस में जुड़ करके दो जल के अणु बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आपको? तो इस प्रकार जो पदार्थ की अगर मात्रा को ज्ञात करते हैं तो इसके लिए कौन सी नई पद्धति काम में ली गई है? मोल संकल्पना ली गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है उसके एक मोल में, कोई भी पदार्थ जो होगा ना उसके एक मोल में कितने कण होंगे? पदार्थ की संख्या अपन परमाणु की संख्या लेंगे तो 6.023। ठीक है, फिर 14076 इंटू 10⁻23 किसी पदार्थ के इसमें 6.022 इंटू 14076 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये किसी पदार्थ के एक मोल में कितने तात्विक कण होते हैं? कितने तात्विक कण होते हैं? कितने भाई? 6.022 14076 इंटू 10⁻23। किसी पदार्थ के एक मोल में कितने तात्विक कण होते हैं? कितने तात्विक कण होते हैं? कितने तात्विक कण होते हैं। ठीक है, और इसका मान एक आवोगाद्रो स्थिरांक के बराबर होता है। आवोगाद्रो स्थिरांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आवोगाद्रो स्थिरांक, जिसको नंबर ये आवोगाद्रो संख्या Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान कितना होता है? 6.022 14076 इंटू 10⁻23। बिल्कुल आप लोगों से पूछ ले आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ठीक है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। एक नंबर के प्रश्न में पूछ लेते हैं तो ये आवोगाद्रो संख्या के बराबर कितना होता है? एक मोल होता है। कितना होता है? एक मोल। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने कण होते हैं? ठीक है, चाहे वो कोई कुछ भी पूछे आप लोगों से। उदाहरण देखते हैं, आप लोगों से पूछ ले कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके एक मोल में कितने कण होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? कितने होंगे? इतने 6.022 हाइड्रोजन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? इतने होंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणु होंगे। आपसे कुछ भी पूछे, चाहे अणु पूछे, परमाणु पूछे, आयन पूछे या और कुछ पूछे, कण पूछे, तो उसमें एक ही मान होगा। कब? जब आप लोगों से एक मोल शब्द में पूछे कि अमुक पदार्थ के एक मोल में कितने कण होंगे। जैसे कोई भी पदार्थ है उसके एक दर्जन में संख्या फिक्स है, एक दर्जन में संख्या फिक्स है। कितनी? 12। अब आप लोगों से पूछे कि रजिस्टरों के एक दर्जन में कितने रजिस्टर होंगे? कॉपियों के एक दर्जन में कितनी कॉपियां होंगी? लड्डुओं के एक दर्जन में कितने लड्डू होंगे? टॉफियों के एक दर्जन में कितनी टॉफियां होंगी? ठीक है, अब आप लोगों से पूछे
हाइड्रोजन के एक मोल में कितने हाइड्रोजन के अणु होंगे? कितने? 6.022 14076 इंटू 10⁻23। ठीक है, या 10 की पावर 23। ठीक है, अब आप लोगों से पूछे हाइड्रोजन के एक मोल में कितने आयन होंगे, कितने अणु होंगे? ऑक्सीजन के एक मोल में कितने अणु होंगे ऑक्सीजन के? कुछ भी पूछे वही संख्या आएगी। कौन सी संख्या? अवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या? अवोगाद्रो नहीं, अवोगाद्रो। गादड़ो भी याद कर लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि गादड़े भी आते ही हैं। ठीक है, तो ये संख्या आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, मान फिक्स हो गया ना। एक मोल में कितनी संख्या होती है? जैसे एक दर्जन में पदार्थ की संख्या कितनी होती है? एक दर्जन बराबर 12। एक दूष बराबर 144। अब आप लोगों से पूछे एक मोल बराबर कितना होगा? चाहे कोई भी पदार्थ ले लेना, चाहे कोई भी अणु ले लेना, चाहे कोई भी आयन में पूछे, चाहे किसी के अणु में पूछे, किसी के आयन में पूछे और किसी के परमाणु में पूछे, तो संख्या वो फिक्स रहेगी। जैसे दर्जन फिक्स है ना, 12 होते हैं। एक दर्जन में कितने? 12। एक दूष में कितने पदार्थ होते हैं? 144। ठीक है, और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो गए। इतने कण हो गए या इतनी पदार्थ की मात्रा होगी। ठीक है, याद रहेगा ना, समझ गए? इसको एक और क्या नाम देते हैं? इसको अवोगाद्रो संख्या भी हम कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। ठीक है, और एक मोल में अणुओं की संख्या फिक्स है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक मोल में किसी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या फिक्स होती है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान आपको पता है 6.022 गुणा 10⁻23। याद रह जाएगा? बिल्कुल। अब कुछ और बातें अपन बात करते हैं कि द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान जो है और मोलर द्रव्यमान जो है उसमें क्या अंतर है? ठीक है, अपन अंतर सिंपल सा है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है ना, उसको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु का द्रव्यमान। कई बार अपन ने देखा था कि कोई परमाणु हाइड्रोजन के से जितना गुना भारी हो, हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी होता है, वह उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, या फिर अपन ने ये भी पढ़ा था पहले कि कोई भी पदार्थ कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, वह उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है उसको क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो होता है उसके परमाणु द्रव्यमान एवं उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान तो जो होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान है, उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? यूनिफाइड में व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखना कि परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त करेंगे? यूनिफाइड में। किसमें व्यक्त करेंगे? यूनिफाइड में। इसका मतलब जैसे मान लो आप लोगों से पूछ ले कि एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में एक यूनिफाइड हाइड्रोजन है, ये लिखा हुआ है एक यूनिफाइड हाइड्रोजन। देखो अंतर समझना कि परमाणु द्रव्यमान जो है उसमें किसी परमाणु का द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? यूनिफाइड में मापा जाता है। और मोलर द्रव्यमान में क्या है? किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान मापा जाता है। मोलर द्रव्यमान में किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। समझ गए? एक यूनिफाइड हाइड्रोजन है। एक यूनिफाइड हाइड्रोजन का मतलब यह है कि उस तत्व के परमाणु में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? एक परमाणु। एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है?
एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? आप लोगों से प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? पर एक यूनिफाइड, वो तो परमाणु द्रव्यमान है। यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान किस में मापा जाता है? यूनिफाइड में। एक यूनिफाइड का मतलब क्या हो गया? एक यूनिफाइड का मतलब होता है एक परमाणु का द्रव्यमान। एक यूनिफाइड का मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान। दो यूनिफाइड का मतलब दो परमाणु का द्रव्यमान। समझ गए ना? तीन यूनिफाइड मतलब हाइड्रोजन के तीन परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? आप लोगों से पूछ रहे 1 ग्राम, क्योंकि मोलर द्रव्यमान जो है वो किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में व्यक्त किया जाता है। मोलर द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में। और उस मोलर द्रव्यमान में उस पदार्थ के कितने अणु होंगे? ये कितने अणु होंगे? समझ गए? आप लोगों से पूछे कि एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तब तो एक बताओगे। अब आप लोगों से पूछे 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो आप कितने बताओगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसमें 1 मोल परमाणु होंगे हाइड्रोजन के। कितने मोल परमाणु होंगे? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितने? 6.021040763। अंतर समझिए क्या? एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में 1 परमाणु होता है हाइड्रोजन का। लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? 1 मोल। और 1 मोल बराबर कितना होता है? इतना होता है। इसको बार बार बोलोगे तो मुंह में दर्द होने लग जाएगा, लेकिन बोलना जरूरी है। ठीक है? तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसको क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और वह यूनिफाइड में व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई क्या है परमाणु द्रव्यमान की? यूनिफाइड। और मोलर द्रव्यमान की क्या है? किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन उसमें क्या है? उसको ग्राम में व्यक्त किया जाता है और उसमें संख्यात्मक मान लिया जाता है मोलर द्रव्यमान में। ठीक है? भार से या द्रव्यमान से नहीं, संख्यात्मक कितनी संख्या में परमाणु है। ठीक है? 1 मोल, 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल उसके परमाणु होंगे। ठीक है? एक एग्जांपल और देखो कि 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में, देखो यहां आ गया, ध्यान से सुनना। आप लोगों से पूछ लिए, लिख दे कि 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? सोचो एक बार। यूनिफाइड जो है वो केवल 1 परमाणु का द्रव्यमान है, और ऑक्सीजन का परमाणु 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 यूनिफाइड। समझ गए? तो 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? कितने बताएंगे? 1 ही होगा, क्योंकि यूनिफाइड लिखा हुआ आ गया, वहां कितने परमाणु होंगे? 1 ही, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान ही होता है। समझ गए? यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु द्रव्यमान जो है वह यूनिफाइड में कैलकुलेट किया जाता है। उसकी इकाई क्या है? यूनिफाइड। ठीक है? और 1 परमाणु का द्रव्यमान है 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन के। 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना है? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है ना। तो आप मुझे पूछ लें कि 14 यूनिफाइड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 1 ही होगा। जहां यूनिफाइड लगा हुआ है वहां पर 1 ही परमाणु। समझ गए? लेकिन आप मुझे पूछ ले कि 14 ग्राम नाइट्रोजन या 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणु होंगे? 1 मोल। सबके लिए एक ही बात है, 1 मोल होंगे। कितने होंगे? 1 मोल, क्योंकि ये किसमें है? ग्रामों में है। ग्राम में है ना,
14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे? तो कितने होंगे? 1 मोल होंगे। इसी प्रकार 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? 1 मोल होंगे। 1 मोल का मतलब वही बात है 6.022 14076 इंटू 10 की घात 23। आगे बात समझ में? ये सिंपल सी बात थी, मोल संकल्पना। आप इसको बार बार स्टडी करेंगे तो ही समझ में आएगी, क्योंकि वर्ड जो है साइंस के थोड़े क्रिटिकल होते हैं, टिपिकल होते हैं। जब पूरा ध्यान लगाया जाता है तभी समझ में आते हैं, वरना फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए पढ़ें, आगे बढ़ें।